कानपुर के बिकरू गांव में आज पुलिस वालों की हत्या के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसकी करोड़ों की संपत्ति की छानबीन शुरू हो गई है। कानपुर में विकास दुबे और उसके सहयोगियों के खिलाफ केस दर्ज होने के बाद ईडी ने संज्ञान लिया है। ईडी ने कानपुर जोन के पुलिस महानिरीक्षक मोहित अग्रवाल को पत्र लिखकर विकास दुबे की संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत विकास दुबे और उसके सहयोगियों की सभी घोषित और अघोषित संपत्तियों की जानकारी मांगी है। पत्र में कहा गया है कि विकास दुबे कई सालों से आपराधिक मामलों में शामिल था और आपराधिक गतिविधियों के जरिए उसने करोड़ों रुपए की दौलत बनाई है। ये संपत्ति विकास दुबे, उसके परिवार वालों और सहयोगियों के नाम पर बताई जा रही है, जिसकी पूरी जानकारी ईडी ने मांगी है। ईडी को जानकारी मिली है कि बीते 3 सालों में विकास दुबे ने 15 देशों की यात्राएं की थी। विकास दुबे ने संयुक्त अरब अमीरात और थाईलैंड में एक पेंट हाउस भी खरीदा हुआ था। इसके बाद हाल ही में उसने लखनऊ में लगभग 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी खरीदी थी, जबकि कानपुर में विकास दुबे के पास कई मकान हैं। इनमें 12 घर और 21 फ्लैट शामिल हैं। विकास दुबे के खिलाफ यूपी में 3 दर्जन से ज्यादा मामले दर्ज हैं, जिनको आधार बनाकर ईडी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत कार्रवाई कर सकती है। विकास दुबे की संपत्तियों का ब्यौरा मांगा है। आपको बता दें कि विकास दुबे का साम्राज्य जो था वो काफी बड़ा साम्राज्य था। प्रॉपर्टी डीलिंग से लेकर के लगातार धन वसूली और तमाम तरह के गैर कानूनी धंधे विकास दुबे के थे, जिसकी वजह से चाहे कानपुर में इंडस्ट्रियल एरिया हो वहां पर या फिर उसके आसपास जो भी बड़ी बड़ी कंपनियां थी उसमें विकास दुबे के पैसे लगाए जाने की बात कही गई है। साथ ही साथ कई सारे बड़े भवन भी कानपुर से लेकर के लखनऊ तक में खरीदे गए हैं, जिनकी संपत्तियां करोड़ों में आकी गई है। और सिर्फ कानपुर और लखनऊ ही नहीं, इसके बाहर भी विकास दुबे का पैसा लगाया गया है। माना जा रहा है कि इस सभी चीज की जांच पड़ताल जो है वो लगातार कानपुर पुलिस कर रही है और ईडी ने कानपुर आईजी रेंज से इस तमाम संपत्तियों का पूरा ब्यौरा मांगा है। और इस पूरी संपत्तियों के ब्यौरे के बाद ईडी जो है इस पूरे विषय पर पूछताछ कर सकती है कि ये जो पूरा प्रॉपर्टी, ये जो पूरा धन अर्जित किया गया है, उसका स्रोत किस तरह से था, किस तरह से ये पूरे पैसे आए और कहां से इन पूरी संपत्तियों को बनाया गया है। विकास दुबे की गैर कानूनी संपत्तियों के बारे में जानकारी आ रही है कि जय वाजपेयी जो उसकी अहम कड़ी था, जो उसके पैसों के लेन देन को बराबर देखता था, न सिर्फ उस पैसों को वो इंडस्ट्रियल एरिया में उसे खपाता था, बल्कि इस पूरे पैसे को वो प्रॉपर्टी में भी खपाता था। सिर्फ जय वाजपेयी ही नहीं, इसके अलावा कई सारे ऐसे व्यापारी भी हैं जो विकास दुबे के पैसों को मार्केट में लगाते थे। माना जा रहा है कि इन सभी लोगों से पूछताछ होने वाली है और जय वाजपेयी से पूछताछ के दौरान कई करोड़ की संपत्तियों का ब्यौरा भी सामने आया है। कानपुर कांड के मुख्य आरोपी विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद अब ईडी के रडार पर यूपी के दूसरे गैंगस्टर भी आ गए हैं। यूपी में ईडी की टीम जल्द ही ऑपरेशन नया विकास शुरू करने की तैयारी में है। ईडी का यह ऑपरेशन विकास दुबे जैसे दूसरे गैंगस्टर्स के खिलाफ चलाया जाएगा। इस ऑपरेशन के तहत गैंगस्टरों की अवैध संपत्तियों की जानकारी जुटाई जाएगी। इसके लिए ईडी यूपी के बड़े गैंगस्टर के खिलाफ दर्ज केस और चार्जशीट रिपोर्ट जुटा रही है। लखनऊ, कानपुर, आजमगढ़ समेत पश्चिमी यूपी के कई शहरों के गैंगस्टर्स पर ईडी की नजर है। इन शातिर अपराधियों के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत जांच के लिए दस्तावेज जुटाए जा रहे हैं। ईडी की लखनऊ ब्रांच समेत कई दूसरी टीमों को इस काम में लगाया गया है, जो ईडी मुख्यालय को लगातार जानकारी दे रही है। इस बीच कानपुर एनकाउंटर मामले की जांच के लिए राज्य सरकार ने एक एसआईटी का गठन किया है, जिसकी अगुवाई एडिशनल चीफ सेक्रेटरी करेंगे। गैंगस्टर विकास दुबे एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। कानपुर में गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर मामले में यूपी पुलिस की भूमिका पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में 4 याचिकाएं दाखिल की गई हैं। एक जनहित याचिका वकील अनूप अवस्थी की ओर से दायर की गई है, जिसमें एनकाउंटर को लेकर सवाल खड़े किए गए हैं। साथ ही मामले की जांच सीबीआई, एनआईए या कोर्ट की निगरानी में गठित विशेष समिति से कराए जाने की मांग की गई है। इसमें विकास के साथियों के भी एनकाउंटर की जांच की मांग की गई है। कानपुर कांड के आरोपी विकास दुबे के मारे जाने के बाद बिकरू गांव में हालात को काबू करने के लिए पुलिस ने मुनादी कर लोगों से उन हथियारों को जमा कराने की अपील की, जो 2 जुलाई की रात शूट आउट के दौरान पुलिस वालों से लूटे गए थे। मध्य प्रदेश के उज्जैन में यूपी एसटीएफ की एक टीम दोबारा पहुंची और विकास दुबे के मामले में महाकाल मंदिर के गार्ड समेत कई लोगों से पूछताछ की। एसटीएफ की टीम उस शराब कारोबारी से भी पूछताछ कर रही है, जिसने विकास दुबे को उज्जैन में रुकने में मदद की थी।
हिस्ट्री शीटर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद कानपुर के बिकरू गांव में हालात सामान्य रखने के लिए आरएएफ तैनात की गई है। वहीं सीओ त्रिपुरारी पांडे ने गांव के लोगों के साथ एक बैठक कर उनकी समस्याएं सुनी और लोगों को उनकी सुरक्षा का भरोसा दिया। गैंगस्टर विकास दुबे के एनकाउंटर के बाद उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है। ये वीडियो करीब 10 दिन पहले उसके भतीजे अमर दुबे की शादी का है, जिसमें अपने करीबियों के साथ डांस करते हुए विकास नजर आ रहा है। 29 जून को अमर दुबे की शादी हुई थी। शादी की महफिल विकास के घर पर ही सजी थी। बताया जा रहा है कि विकास दुबे ने हथियार की नोक पर अमर की शादी कराई थी। विकास दुबे एनकाउंटर में उठ रहे सवालों पर यूपी के एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने इंडिया न्यूज के साथ खास बातचीत की है और इस बातचीत में पुलिस पर लग रहे आरोपों का उन्होंने खंडन किया है। पर्सनली इफेक्ट कर रही थी या उसमें जो विधिक कार्रवाई हो सकती है तो उसकी मदद अवश्य की जाए। नहीं सर, वो लोग आ रहे हैं क्या आपको बताने के लिए कि नहीं हम भी जानकारी देना चाहते हैं, मुझे भी ये जानकारी है, मैं आप बयान देना चाहता हूं, क्योंकि अभी तक तो डर था, वो डर आपने खत्म कर दिया है। तो आप कुछ लोग ऐसे लोगों ने संपर्क किया क्या कानपुर से, बिकरू गांव से, लखनऊ से या जहां जहां भी लोग रहे हों? ये चीजें हो सकता है स्थानीय स्तर पे गई हों, जिसका मुझे नंबर के बारे में नहीं पता, लेकिन जिस वादी के कहने पे पुलिस की दबिश गई थी उस दिन रात में, वो महोदय आ गए हैं और वो और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है कि विकास दुबे ने एसटीएफ की पूछताछ में बड़ा खुलासा किया है। 50 से ज्यादा पुलिस वालों ने विकास की मदद की थी। ये उसने एसटीएफ से की गई पूछताछ में इस बात को माना है, इस बात को एडमिट किया है। कानपुर के 4 कारोबारियों ने भी विकास की मदद की थी। 11 विधायक और 4 कारोबारी भी उसकी मदद करने वालों में शामिल रहे थे। 2 मंत्रियों के नाम भी इसमें सामने आ रहे हैं कि इन 2 मंत्रियों ने भी विकास की मदद की थी। एसटीएफ ने विकास दुबे से पूछताछ का वीडियो भी बनाया है और ईडी को ये पूछताछ का वीडियो सौंप दिया गया है। आपको बता दें कि विकास की संपत्ति की जानकारी भी ईडी को दे दी गई है। गिरफ्तार किया गया था विकास दुबे को उज्जैन से और उज्जैन से गिरफ्तारी के बाद एसटीएफ ने पूछताछ की थी विकास दुबे से एनकाउंटर से पहले। ये उसी पूछताछ में विकास दुबे ने इस बात की जानकारी दी है कि कई लोग थे जो उसकी लगातार मदद कर रहे थे। 50 से ज्यादा पुलिस वालों के बारे में जानकारी दी है। 11 विधायक थे जो विकास दुबे की मदद कर रहे थे। इसके अलावा 2 मंत्री भी थे जिन्होंने विकास दुबे की हर कदम पर मदद की। 4 बड़े कारोबारियों के नाम भी निकलकर सामने आ रहे हैं। इस बीच आपको बता दें कि ये जो पूरी पूछताछ की है एसटीएफ ने, खबर सूत्रों के हवाले से ये मिल रही है कि इस पूछताछ की एक-एक जानकारी की, विकास दुबे के एक-एक कबूलनामे की, विकास दुबे ने जो एक-एक बात एसटीएफ को बताई है, इसकी पूरी वीडियोग्राफी कराई गई है। यानी कि पूरी पूछताछ वीडियो के सामने हुई थी। और अरविंद चतुर्वेदी इस वक्त मेरे साथ लाइव जुड़ गए हैं लखनऊ से। सीधा मैं उन्हीं के पास चल रहा हूं। अरविंद, ये बहुत बड़ी जानकारी है जो मिल रही है, क्योंकि ये पता चल रहा है कि पूरी वीडियोग्राफी में पूछताछ हुई थी और इसमें अब कई बड़े नाम भी सामने आ रहे हैं। विधायक हैं, मंत्री हैं, 50 से ज्यादा पुलिस वाले हैं, कई बड़े कारोबारी हैं जो कि कदम कदम पर कानून से बचने में विकास की मदद कर रहे थे। निश्चित रूप से यह उत्तर प्रदेश और देश के लिए बहुत बड़ी खबर है और शायद यही कारण है कि एडीजी लॉ एंड ऑर्डर ने बहुत संभल के अपनी बातें कही। आप समझ सकते हैं कि इतने बड़े अपराधी को लेकर अगर कोई भी टीम आ रही है तो वो निश्चित रूप से रास्ते में उसने विस्तार से पूछताछ किया होगा और उसके वीडियो को भी बनाने का काम किया होगा, क्योंकि ये सारी बातें कहीं न कहीं उनको कोर्ट में देना है, कोर्ट में ये सिद्ध करना है कि विकास दुबे कितना बड़ा अपराधी था और किस तरीके से जो बाकी लोग थे उसकी मदद कर रहे थे। ये सारी जानकारी जो है वो एसटीएफ के पास है और कहा यह भी जा रहा है कि जो संपत्ति से जुड़ी हुई जानकारियां हैं वो पुलिस ने, एसटीएफ ने ईडी को, जो संबंधित जांच एजेंसी है, उसको वो वीडियो उपलब्ध करा दी है। यानी आने वाले दिनों में आप बहुत सारे नाम सुन सकते हैं अगर सरकार ने बाहर किए तो, क्योंकि बहुत सारे नाम तो विकास दुबे खुद भी ले रहा था, लेकिन जो 50 पुलिस वालों के नई जानकारी मिली है कि 50 पुलिस के जो लोग हैं उसमें शामिल थे, उसमें बहुत सारे अफसर भी हैं। आप समझिए कि यूपी सरकार यानी योगी सरकार जो अपने काम के लिए जानी जाती है वो उनके साथ क्या करेगी। तो इस समय के लिए बहुत बड़ी खबर है और विकास दुबे एनकाउंटर में तो मारा गया, लेकिन इन सारी लोगों के लिए एक मुसीबत छोड़ गया है।
जो अभी तक ये कहा जा रहा था कि विकास दुबे खत्म तो राज दफन। अरविंद लेकिन एक बड़ा सवाल ये है कि ठीक है वीडियोग्राफी कर ली, ये बात अभी सूत्रों के हवाले से मिल रही है सामने, लेकिन सवाल ये है कि क्या ये लोग पुलिस के रडार पर होंगे, इनसे पूछताछ होगी, इनके नाम सामने आएंगे, क्योंकि कई सफेदपोश भी हैं। देखिए, मैंने जैसा कहा कि अब ये सरकार को तय करना होगा, क्योंकि संपत्ति में अगर कोई भागीदार होगा तो उसके नाम तो सामने आएंगे, क्योंकि उसका बड़ा नेक्सस होगा। विकास दुबे ने बहुत सारे लोगों के नाम लिए हैं, उन नामों की तस्दीक की जाएगी, उसको लिंक किया जाएगा। लिंक इस्टेब्लिश होने के बाद ही उनके नाम बाहर आ सकते हैं, और इसमें बहुत सारे सत्ता पक्ष के लोग भी हैं, ये हमें समझना होगा। तो आप इस बात को भी समझिए कि अगर ये नाम बाहर आते हैं तो सरकार के नाम की भी बदनामी होगी। तो ऐसा बड़ा कम होता है कि सत्ता पक्ष के लोगों का नाम बाहर आए। हाँ, विपक्ष के नाम जरूर बाहर आ जाएंगे। आने वाले दिनों में आप ये सुनेंगे जरूर कि बहुत सारे विपक्ष के विधायक, मंत्री जो अपने समय में मंत्री रहे, उन्होंने विकास दुबे की मदद की, और उनके लिए मुसीबत वो जो है बढ़ाने का काम जरूर कर ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया अरविंद चतुर्वेदी आपका इस पूरी जानकारी के लिए। बहुत बड़ी खबर है कि विधायक और मंत्री लगातार विकास दुबे की मदद कर रहे थे। 50 से ज्यादा पुलिस वाले, जिसमें कई पुलिस अधिकारी भी शामिल हैं, वो भी लगातार विकास दुबे की कदम कदम पर कानून को धोखा देने में, कानून से बचने में मदद कर रहे थे। लेकिन इस बीच आपको बता दें कि पूरे देश में दस्तक दे चुके मानसून की वजह से देश भर में भारी बारिश हो रही है, जिसके बाद ज्यादातर नदियां उफान पर आ गई हैं, और कई इलाके ऐसे हैं जहां पर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। वहीं पूर्वोत्तर में भी जोरदार बारिश ने लाखों लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है। जिसकी वजह से असम के डिब्रूगढ़ में ब्रह्मपुत्र नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। इसकी जद में जो कुछ आ रहा है डूबता जा रहा है। नदी के रौद्र रूप का शिकार बना ये भारी भरकम पेड़ भी बच नहीं पाया, और जड़ से उखड़कर देखते ही देखते नदी में पूरी तरह समा गया। ब्रह्मपुत्र नदी में पानी का बहाव इतना तेज है कि दिल में दहशत पैदा कर रहा है। डिब्रूगढ़ में मोहना घाट के पास रिंग बांध टूटने से नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुस रहा है, जिससे लोग दहशत में हैं। गांव में पानी घुसने के बाद लोग एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए नाव का सहारा ले रहे हैं। लोगों को रोजमर्रा की चीजों के लिए काफी जद्दोजहद करनी पड़ रही है। इलाकों में पानी का लेवल बढ़ने के बाद कई लोग अपने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर जाने को मजबूर हो रहे हैं। ब्रह्मपुत्र नदी का पानी जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत बढ़ चुका है, और हमारे यहाँ कई घर हैं यहाँ पे जो बहुत पानी घुस चुके हैं घरों में। इन लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। गांव के लोग सब यहीं पर है, बांध के ऊपर बैठे हैं कहीं। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 24 घंटे में सिक्किम, असम, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में बहुत भारी बारिश के आसार हैं, जिससे आने वाले दिनों में लोगों की मुसीबत और बढ़ सकती है। कुछ ऐसा ही हाल पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी शहर का भी है, जहां भारी बारिश के बाद कई इलाकों में पानी भर गया। सड़कों पर जलभराव से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। शहर प्रशासन ने बारिश का पानी निकालने के लिए जगह जगह मोटर पंप लगाए हैं, जो नाकाफी साबित हो रहे हैं। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटे में पश्चिम बंगाल में भारी बारिश की संभावना जताई है। यूपी समेत उत्तर भारत के कई राज्यों में मानसून की बारिश ने नदियों का जलस्तर बढ़ा दिया है। इस बीच मौसम विभाग ने पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए अगले 48 घंटों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है। लेकिन इस अलर्ट से पहले ही वाराणसी में गंगा में बाढ़ का खतरा साफ नजर आ रहा है। पहाड़ी इलाकों में लगातार हो रही बारिश से मैदानी इलाकों में गंगा उफान पर है। वाराणसी में भी गंगा का जलस्तर इतना बढ़ गया है कि घाट किनारे बने कई मंदिरों में पानी घुस गया। वाराणसी के 84 घाटों पर बने 2 दर्जन से ज्यादा छोटे बड़े मंदिरों में गंगा का पानी घुस चुका है। वाराणसी में लगातार बढ़ रहे जल स्तर के कारण अब नदी किनारे बसे इलाकों में रहने वाले लोगों को बाढ़ का डर सताने लगा है। कोरोना संकट के बीच लोगों को अब बाढ़ की मार की चिंता सता रही है। मंदिर वगैरह सब छोटे मोटे जैसे डूब रहे हैं। हम लोग का प्रभाव है कि सब हाल रोजगार खत्म है, पब्लिक आ ही नहीं रहा है। जब लॉकडाउन खुला भी उसके बाद से कोई पब्लिक का दर्शन नहीं, घाट एकदम सन्नाटा पसरा। यूपी के कुशीनगर के खड्डा तहसील में भी 1 दर्जन से ज्यादा गांव में नदी का पानी घुसने से लोगों की मुसीबत बढ़ गई है। कई गांव टापू में तब्दील हो गए हैं और उनका दूसरे इलाकों से संपर्क कट गया है। बाढ़ की वजह से सैकड़ों एकड़ में फैली फसल बर्बाद हो गई है। पुलिस चौकी हो या स्कूल, सब जगह पानी का कब्जा हो गया है। इसकी वजह यह है कि वाल्मीकि नगर बैराज से करीब 3 क्यूसेक पानी छोड़े जाने से नारायणी नदी का जलस्तर काफी बढ़ गया है।
उफनाई नदी का पानी तटबंध को तोड़ते हुए कई गांव में घुस रहा है, जिसके बाद लोग जरूरी सामान लेकर सुरक्षित स्थानों पर जाने लगे हैं। वहीं श्रावस्ती में भी भारी बारिश के कारण भिनगा से लक्ष्मणपुर संपर्क मार्ग जगह जगह से टूट गया है, जिससे यहां लोगों को आवाजाही की मुश्किल हो गई है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या में लगातार और तेजी से इजाफा हो रहा है। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या 8,20,000 के पार पहुंच गई है। देश में आज पहली बार 24 घंटे में 27,000 से ज्यादा कोरोना के नए मरीज सामने आए हैं और 519 लोगों की मौत हुई है। इसके बाद देश में संक्रमितों की संख्या 8,20,916 हो गई है। इनमें से 22,123 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 5,15,000 लोग ठीक भी हुए हैं। देश में कोरोना संक्रमित राज्यों में महाराष्ट्र अब भी नंबर 1 बना हुआ है। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान कोरोना के 7,862 नए मरीज सामने आए हैं, जबकि यहां पर 226 लोगों की मौत हुई है। वहीं अब तक 9,893 लोगों की कुल मौत हुई है। देश की राजधानी दिल्ली में कुछ दिनों से लगातार कोरोना के केस में कमी आ रही है। 24 घंटे में दिल्ली में 2,089 नए मामले सामने आए हैं और 42 लोगों की जान गई। दिल्ली में कोरोना से अब तक 3,300 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। और फिलहाल रुकने एक ब्रेक के लिए आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ।